दीदी के साथ लुका छुपी खेल रही थी। आप खेलोगे मेरे साथ? नहीं। देखो कैसी ढीठ बच्ची है, मार खा के भी कोई असर नहीं होता इस पर। मारोगे तुम मरोगे। आज देखिए कैसे एक काली परछाई के वश में फंसी नंदिनी अपने ही घर को तबाह करने पर तुली है, मगर जब तक ये राज खुलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। खौफ ठाकुर परिवार में हाहाकार मचाता है, मगर क्यों? क्या है इस परछाई का राज? जानने के लिए देखिए फियर फाइल्स का ये रोंगटे खड़े कर देने वाला एपिसोड। हे भगवान, आज मेरी जिंदगी का सबसे डरावना दिन है। अनिकेत ने मुझे सब कुछ बताया। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम नंदिनी को इस तरह से क्यों डरा रही हो? अपने सवाल को उल्टा करके पूछिए कि नंदिनी ने मुझे क्यों डराया। अगर आप वो मंजर देखते तो आपको भी यकीन हो जाता। वो चेहरा नंदिनी का था ही नहीं। उसकी वो नजर जैसे मुझे घूर रही हो। अरे बकवास है ये सब, तुम्हारा सब बकवास है। ये रसोई घर में, बगीचे में जो कुछ भी तुमने देखा सब मन का वहम है। देखो, एक बात अपने पल्ले गांठ बांध लो, अगर आज के बाद तुमने या तुम्हारी वजह से नंदिनी डरी तो जवाब मुझे देना होगा, समझी? मेरी बात तो सुनिए। कौन है? कौन है वहां? बिजली भी चली गई। कौन है? कौन था यहां? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन था यहाँ? कौन है? कौन?
नंदिनी, तुम यहाँ क्यों सोई? मुझे मत मारो। क्या हो गया आपको? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हुआ आपको? आंखें खोलिए। ठाकुर साहब को उस हालत में देखकर हम सब परेशान थे। एक हट्टा कट्टा तंदुरुस्त आदमी जिसको कभी किसी बीमारी ने नहीं छुआ, वो अचानक से जिंदा लाश बन गया। डॉक्टर ने ठाकुर साहब को ब्रेन डेड करार दे दिया और ये भी कहा कि अगर नंदिनी वक्त पर ना पहुंचती तो शायद ठाकुर साहब बच नहीं पाते। पर नंदिनी की सास को कोई बात बहुत खटक रही थी, उनकी नई बहू मेरी बहन नंदिनी को लेकर। मगर इस बार चुप रहने की बजाय उन्होंने अपने शक को सबके सामने जाहिर किया, वो भी निडर होकर। क्या बकवास कर रही हो माँ? अच्छा जी, ये बकवास है। जिस इंसान को आज तक एक बीमारी नहीं छू सकी, वो इस तरह से बेजान पड़ा हुआ है अचानक। मुझे तो लगता है ये किसी काले साए की करतूत है। न जाने किसके मनहूस कदमों का नतीजा है ये। आपको मुझसे कुछ कहना है तो सीधे सीधे कहिए ना माँ जी। नहीं नंदिनी, ऐसी कोई बात नहीं। माँ तो खुद सदमे में, तुम्हें क्या ताने मारेंगी? तुम प्लीज चलो मेरे साथ, प्लीज आओ। क्या ऐसी कोई बात है जिससे हम अनजान हैं? अनिकेत ने तो बड़ी सफाई से आपके तानों पर पर्दा डाल दिया, पर मैं देख सकता हूं कि कोई ना कोई बात आपको अंदर ही अंदर बहुत सता रही है। मेरी बहन को इस हवेली में किसी खौफनाक शक्ति के होने का एहसास होता है। आपका नौकर आत्महत्या कर लेता और ठाकुर साहब के साथ हुआ अब यह हादसा। प्लीज आंटी बताइए, क्या मेरी बहन यहां महफूज है? क्योंकि नंदिनी पर आने वाले हर खतरे को मुझसे पार होकर जाना होगा। सिर्फ नंदिनी पर नहीं, हम सब पर काले साए का खतरा मंडरा रहा है निखिल। हम सबको बर्बाद करके ही चैन की सांस लेगी वो कौन? आप किसकी बात कर रही हैं? अनिकेत की पहली पत्नी रेवती। रेवती? लेकिन उसका इस सबसे क्या लेना देना? वो तो अनिकेत को डिवोर्स देकर यहां से चली गई थी। ऐसे लोगों से दामन आसानी से नहीं छूटता निखिल। वो तो बस अनिकेत की खुशी के लिए अब तक हम दोनों चुप बैठे थे, मगर एक दिन। खुल के बताइए आंटी प्लीज, क्या हुआ था? मैंने सिर्फ सुना था कि रेवती काला जादू करती है, और उस दिन जो मैंने देखा वो मेरी कल्पना से परे था। उस दिन उसने
बिल्कुल अपने ही जैसी एक परछाई बनाई और काले जादू की मदद से उसने उस खौफनाक साए को बिल्कुल अपने ही जैसा रंग रूप दे दिया। रेवती हमारे सामने तो होती, लेकिन उसकी वो खौफनाक परछाई उसी वक्त कहीं और आतंक मचा रही होती। मेरी बात मानो निखिल, जिस औरत को नंदिनी ने देखा था वो रेवती नहीं, बल्कि उसकी जुड़वा परछाई थी। मुझे डर है निखिल कि अनिकेत की शादी की खबर सुनकर उसने अपनी उस खौफनाक काली परछाई को दहशत फैलाने के लिए इस हवेली में छोड़ रखा है। वो अनिकेत और नंदिनी को कभी सुखी नहीं रहने देगी, कभी नहीं। आंटी, अगर आपकी ये सब बातें सच हैं, तो इस परछाई से छुटकारा पाने का कोई तो रास्ता होगा। रास्ता है, मगर मुझसे वादा करो निखिल कि ये बात हम दोनों के सिवा किसी को पता न चले। ओम ह्रीं श्रीं श्रीं। अंडा? ये कोई बाजार से लाया गया मामूली अंडा नहीं है, इसमें मंत्र फूका गया है। जैसे रेडियो सिग्नल पकड़ता है, उसी तरह ये नापाक ऊर्जाओं को भांपने की शक्ति है इसमें। एक एक करके घर में रहने वाले इंसान को अपने पास बुला लेना और उस वक्त ये अंडा अपने पास रखना, जैसे कि उस काले साए के बारे में तुम बता रहे थे। जरूर उसने घर में रहने वाले किसी इंसान के शरीर को कब्जा में किया है। जिस पल वो इंसान आपके पास आएगा, उसी पल ये अंडा अपने आप गोल गोल घूमेगा। जाओ जाकर सब्जी काटो। नंदू, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही बैठे थे। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अंडा घूमा? नहीं नहीं, मेरी नंदिनी उस काली परछाई के वश में नहीं हो सकती। धागे जुड़ने लगे हैं। क्यों नंदिनी ने लंदन वापस जाने का इरादा बदल दिया? क्यों उसे वो औरत दिखनी बंद हो गई? दिखती भी कैसे? उस काली परछाई ने नंदिनी के शरीर में घुसकर उस पर काबू जो पा लिया है। लेकिन अब क्या करें हम? बिल्कुल वही जो हमसे कहा गया है। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। एक रहस्यमयी दुनिया के बारे में मैंने सुना तो था, लेकिन नंदिनी के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो सब देखकर मैं अपना होश खो बैठा। मेरा इरादा पक्का था कि तरीका कितना भी अजीब और अनसुना क्यों ना हो, नंदिनी को मुझे हर हाल में उस काली परछाई के पंजों से आजाद करना था। थैंक यू। गुड न्यूज सेलिब्रेट करने के लिए तुम भी चॉकलेट्स ले आए। और तुम्हें पता कैसे चला? I mean, ये तो एक सीक्रेट था, तुम्हारे लिए सरप्राइज। सरप्राइज? ओ प्लीज, अब ये मत बोलो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। अरे बाबा, सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। सच? तेरी कसम। ग्रेट,
तो फिर आपका सरप्राइज आपका इंतजार कर रहा है। वहां से आगे जाके लेफ्ट और दूसरे कमरे में। अभी आई। मुझे भी जाना है। नहीं, वो जगह बच्चों के लिए नहीं है। छोड़ दे इस शरीर को, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। नहीं छोड़ूंगी। तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक। चामुंडाय नमः। चामुंडाय नमः। ओम श्रीं श्रीं चामुंडाय नमः। क्या ये वही प्रेत आत्मा है? हाँ महाराज, यही वो आत्मा है। नाश कर दीजिए इसका। ओम श्रीं श्रीं चामुंडाय नमः। ओम श्रीं श्रीं चामुंडाय नमः। चामुंडाय नमः। बंद करो ये तमाशा। क्या लगा रखा है सब? अनिकेत, तुम समझने की कोशिश करो, नंदिनी पर किसी काले साए ने। अनिकेत, अनिकेत, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो अनिकेत। ये लोग पागल हो गए अनिकेत, प्लीज मुझे बचा लो। पहले मुझे ये बताओ, मेरी नंदिनी के साथ क्या कर रहे हो तुम लोग? चल मेरे साथ। अनिकेत! तुम्हारा दिमाग तो ठीक है माँ, तुम्हारी ये करतूत कितनी महंगी साबित हो सकती है, इस बात का होश भी है तुम्हें? लेकिन तू अपना होश खो बैठेगा। तुझे कुछ पता भी है? तेरी मरी हुई बीवी रेवती वापस आ गई है और उसकी भटकती हुई आत्मा को एक नया घर मिल गया है तेरी दूसरी बीवी नंदिनी के शरीर में। और अगर तू उसकी जायदाद को हड़पना चाहता है तो जैसा मैं बोलती हूं वैसा ही कर। ओम श्रीं श्रीं चामुंडाय नमः। आप इसका क्या करने वाले हैं? मैं इसे जंगल में लेके ऐसे जगह दफनाऊंगा कि इसे कोई ढूंढ नहीं पाएगा। नहीं, मत जाओ। मैं किसके साथ खेलूंगी? अरे जाने दो उन्हें। आपकी वजह से मेरी दीदी घर छोड़कर चली गई। आपने उसे बाहर फेंक दिया। अरे नहीं नहीं, तेरी दीदी यहीं तो है। वो मेरी नहीं, रेवती दीदी के बारे में बात कर रही है। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है?
यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तेरे और तेरे पापा की आंखों पर तो जैसे लालच की पट्टी बंधी हुई थी। रेवती! शायद रेवती दीदी वो अकेली थी जिसने चुटकी को इंसान मानकर प्यार किया। बाकी लोगों के ताने और चिढ़ाने से तंग आ गई चुटकी, इसलिए रेवती दीदी के इतने करीब हो गई। मैंने तो सुना था कि रेवती एक बुरी औरत थी, काले जादू का इस्तेमाल करने वाली एक खौफनाक औरत। जिसका मन गुलाब के पंखुड़ियों से भी ज्यादा कोमल हो, ऐसे लोगों का काले जादू से कोई वास्ता नहीं पड़ता साहब। ठाकुरों ने ये आपसे कहा होगा, है ना? जो लोग राह पूछने वाले को उसके बिना जाने उसको बाजार में बेच जाए, ऐसे लोगों से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? नंदिनी को फंसाना बहुत जरूरी था और मैं जान गई थी कि उसने किसी औरत की परछाई को देखा था, और अगर इस डर की वजह से वो लंदन चली जाती तो हमारी 2 साल की मेहनत पे पानी फिर जाता। इसीलिए तो मैंने तुझे उस दिन वो नाटक करने के लिए कहा था। जा और उस दीवार पे अपना सर पटक। नहीं किसी से प्यार किया। पहले मुझे लगा कि ये नंदिनी का वहम है, मगर ये हवेली है ही ऐसी। उसे सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक औरत ही दिखी। ये मात्र एक संजोग नहीं हो सकता। लेकिन अपना शक यकीन में बदलने तक मैं चुप बैठी रही। तुझे याद है उस दिन नंदिनी ने पुलिस से क्या कहा था? कि उसे जमीन में किसी के घसीटने के निशान दिखते थे, और उसके कुछ ही पलों बाद मोहन अधमरा पाया गया। मोहन ही था जिसने मोहन ठिकाने लगाओ इसे। हाँ, और याद है तेरे पापा उस रात किस हालत में मिले थे? उनका पूरा चेहरा पर्दे में कैद था और वो सांस लेने के लिए छटपटा रहे थे। ये किस्सा कुछ सुना हुआ सा नहीं लगता? और उसके बाद क्या हुआ, ये याद दिलाने की जरूरत है मुझे? पर रेवती के साथ हुआ क्या था? मुझे नौकरी पर आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था साहब, और ठाकुरन के होते हुए मैं कुछ कर भी नहीं पाई। हाँ, मगर जितना भी देखा और सुना उससे ये बात साफ थी कि रेवती दीदी बहुत परेशान थी। आए दिन झगड़े होते रहते। छोटे ठाकुर ने तो कई बार उन पर हाथ भी उठाया, और फिर एक दिन बिना किसी को बताए या मिले रेवती दीदी घर छोड़कर चली गई। सबसे ज्यादा चुटकी रेवती दीदी की कमी महसूस कर रही थी। चुटकी अचानक दीदी के साथ मनगढ़ंत बातें करने लगी। पहले मैं भी परेशान थी, लेकिन चुटकी की दिमाग की हालत को मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचना छोड़ दिया। मगर जिस पल से इस हवेली में कदम रखा, उस पल से चुटकी की दीदी के साथ होने वाली वो मनगढ़ंत बातें फिर से शुरू हो गई। चुटकी यहाँ के लोगों को उटपटांग बातें सुनाने लगी, और जिसको भी चुटकी ने ये सब कहा उन सब के साथ ठीक वैसा ही हुआ। वो तो दीदी ने मुझे पहले ही बताया था। रेवती ने तुम्हें बताया था कि वो दोनों यहाँ मरने वाले हैं? तुमने रेवती को देखा है? कहाँ है वो? दीदी यही रहती है। ये कैसे हो सकता है? ऐसे हिंसक काले साए उन लोग से बदला लेते हैं जो जीते जी उनको बहुत सताया हो। जीते जी सताया हो? इसका मतलब रेवती घर छोड़कर नहीं गई थी।
हमारे पास वक्त बहुत कम है। ये तो शुक्र मनाओ कि निखिल ने मेरी बनाई हुई जुड़वा परछाई वाली कहानी को सच मान लिया, मगर वो बेवकूफ अपनी बहन को बचाने के चक्कर में ये भूल गया कि रेवती मर चुकी है और उसी की आत्मा ने नंदिनी को अपने काबू में कर रखा है। निखिल को इन सब के बीच में लाकर तुमने मामला और खराब कर दिया माँ। क्या जरूरत थी इन सब की? और कोई रास्ता था मेरे पास? मुझे एक साथी की जरूरत थी जिसकी मदद से मैं रेवती की आत्मा से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। तूने और तेरे पापा ने तो मेरा मुंह बंद कर रखा था और नंदिनी को फांसने के लिए निखिल के अलावा मेरी और कौन मदद कर सकता था? ये तो अच्छा हुआ कि मैंने जायदाद और हवेली की खरीदारी के पेपर तैयार करा लिए। बस एक बार नंदिनी साइन करने के लिए तैयार हो जाए, उसके बाद उसकी सारी जायदाद का इकलौता मालिक मैं बन जाऊंगा। बस उसके इस निखिल भाई को शक नहीं होना चाहिए मां। मेरा यकीन मान, निखिल बेवकूफ है। तुम्हें सच में ऐसा लगता है मां? हाँ। ओह माय गॉड। मां शर्त हार गई। उन्हें लगा था कि तुम बेवकूफ हो, पर मुझे पूरा यकीन था साले साहब, तुम इस गुत्थी के उलझे धागों को जरूर सुलझा पाओगे। रेवती का एक कंकाल है, मैं नहीं मारा था उसको। वो क्या है ना, अनिकेत ठाकुर की जिंदगी में जो भी अड़चन आती है उसका यही हाल होता है। अब रेवती के पास कुछ बचा ही नहीं था मुझे देने के लिए, और उसे पता चल गया था कि मेरा तार तुम्हारी बहन के साथ जुड़ने वाला है। जब रेवती को पता लगा तो भड़कने लगी, बोली तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगी। वो साले साहब, मेरे पास कोई चारा ही नहीं था, मैंने मार दिया उसको, मार के यहां गाड़ दिया। उसे दफनाने के लिए हमारी इस वीरान पुश्तैनी हवेली से ज्यादा अच्छी जगह कौन सी होती भला, है ना? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत तो चुकानी पड़ेगी, लेकिन अभी नहीं। जिंदा दफनाने का मजा ही कुछ और है। मुझे कैसे पता? रेवती को भी ऐसी तड़पते तो मौत दी थी मैंने। जाने दो मुझे, छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो प्लीज। जाने देंगे, लेकिन बहुत दूर। जाने दो मुझे। बहुत दूर जाएगी तू।
कौन? ठिकाने लगाओ इसे। जरा भी चू चपड़ करने की कोशिश की ना तो चीर के रख दूंगी। अगर उसने जुबान खोल दिया तो? उस पगली की बात मानेगा कौन? तुम इस श्यामा को ठिकाने लगाओ। मुझे सबसे पहले उस नंदिनी से साइन लेने हैं पेपर पे। ओम ह्रीं श्रीं चामुंडाय नमः। नंदू, नंदू, नंदू। आराम से, आराम से। नंदू, ये पेपर साइन कर दो प्लीज। पेपर्स? कैसे पेपर्स? वो जायदाद के और हवेली के रजिस्ट्रेशंस पेपर है, साइन कर दो ना। पर अभी क्यों? और मेरा बहुत सर चकरा रहा है। क्या क्या हो क्या गया था मुझे? बेटा, हम तुम्हें मौत के मुंह से बचा कर लाए हैं बेटा, इसीलिए हमें और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। निखिल कहाँ है? अब वो बेटा, निखिल ने ही कहा है तुमसे ये पेपर साइन करवाने को। पर क्यों? देखो बेटा, निखिल को भी ये यकीन हो गया है कि इस घर में जो भी अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं, उन सब के पीछे किसी काली ताकत का हाथ है। और उसे डर है कि कहीं तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचे और तुम्हारी जायदाद महफूज रहे ना, इसीलिए वो चाहता है कि अनिकेत ही नॉमिनी बने। लो ना नंदू, साइन कर दो। निखिल कहाँ है? पहले मुझे उससे बात करनी है। बेटा, कल तुम तीनों को लंदन जाना है ना, बस उसी का बंदोबस्त करने निखिल बाहर गया है। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, तब तक मेरा सर भी जमीन पर आ जाएगा। ओम श्रीं श्रीं चामुंडाय नमः। नहीं, ये मेरा है। बच्चे, ये कोई खिलौना नहीं है बच्चे, इसे वापस कर। मैं नहीं दूंगी। इसे वापस कर, वापस कर। इसे वापस कर। देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं अभी।
मरेगा, तुम मरेगा, मरेगा। लेकिन मैं पूछती हूँ, निखिल को मारने की क्या जरूरत थी? अगर नंदिनी अपने भाई के बारे में पूछेगी तो हम दूसरा निखिल कहाँ से पैदा करेंगे? पेपर साइन करने के फौरन बाद नंदिनी मिलेगी अपने भाई से कब्र में। लाओ वो पेपर्स। जितनी जल्दी साइन करूंगी उतनी जल्दी इस जगह से छुटकारा मिलेगा। खुश हो? बहुत। और तुम? खुशी तो तब होगी जब मेरे साथ मेरी कब्र में आओगे। पास आओ और पास आओ। उठिए, उठिए, भैया उठो ना। उठिए। नंदिनी दीदी की जान खतरे में है। उन्हें सिर्फ आप ही बचा सकते हो। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम ऐसे किसी को। मुझे बचा लो माँ, देखो ना माँ क्या सब हो गया, मुझे बचा लो ना। अंदर तेरे पापा मरे पड़े हैं। उन्हें नहीं बचा पाए तो मैं तुझे कैसे बचाऊं? नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं मरना अभी, मुझे छोड़ दो प्लीज 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 प्लीज, मुझे छोड़ दो। मुझे बहुत सारे काम करने हैं अभी। मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। मुझे तुम में से कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं, 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 मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ। नहीं।
मारेगा तो मरेगा, मरेगा तो मरेगा। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। मैंने भी एक ऐसी चमकीली शख्सियत वाले आदमी से धोखा खाया जो असलियत में एक वहशी दरिंदा निकला। और बदनसीबी ये थी कि जिसने अनिकेत के हाथों से सबसे ज्यादा दुख और दर्द सहा, लोग उसे ही खलनायिका समझ रहे थे। अगर रेवती की आत्मा हमारी मदद ना करती तो वो दरिंदे पता नहीं मेरा क्या हाल करते। ये सोच के भी मेरी रूह कांप उठती है। एक तरफ जहां आदमी जल्लादों से भी बदतर है, वहां एक आत्मा ने मसीहा बनकर हम सबको बचाया। और इसीलिए उसके सम्मान में, उसकी याद की खातिर उस हवेली को एक हेरिटेज होटल बनाया गया, जिसका नाम रखा गया रेवती भवन।